हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सचेंज। अपन बात कर रहे थे कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन अलजेब्रा के बारे में बात की थी। और आज अपन बात करने वाले हैं मेसन्स फॉर्मूला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। क्योंकि अपन अगर ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करके रिडक्शन अलजेब्रा का यूज करके उसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और वो अपन के गेट एग्जाम में कहीं यूजफुल है ही नहीं। वो ओनली आईएएस कन्वेंशनल पेपर में कभी आपको पूछ ले, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन अलजेब्रा का यूज करके आप इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करो। आपको एक ब्लॉक डायग्राम आपको मान लो देकर पूछ ले, तब वो टेक्निक यूज होती हैं। वरना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ के द्वारा और एंड मेसन फॉर्मूले के द्वारा अपन किसी भी सिस्टम का, जो भी अपन को एक ब्लॉक डायग्राम प्रोवाइड करेगा एग्जामिनर, उस सिस्टम का अपन ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अपन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन ऐसा बनता ही बनता है कि अपन को एग्जामिनर एक ब्लॉक डायग्राम प्रोवाइड करेगा और अपन को उसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके साथ एक जुड़ा हुआ है मेसन्स फॉर्मूला, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेसन्स फॉर्मूला की मदद से अपन कोई भी सिग्नल फ्लो ग्राफ आपको प्रोवाइड है तो आप उसका आउटपुट और इनपुट का रेशियो, मतलब ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन का रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज आप हेडिंग डालो सिग्नल फ्लो ग्राफ। आज अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम का सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो आज आप हेडिंग डालो सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ के मदद से अपन किसी भी ब्लॉक डायग्राम को बिना रिड्यूस के, बिना रिडक्शन अलजेब्रा यूज किए अपन डायरेक्ट उसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। एक ग्राफिकल टूल है जिसकी मदद से अपन किसी भी ब्लॉक, जो भी आपको ब्लॉक डायग्राम एग्जामिनर प्रोवाइड करे, तो उसका आप ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको पहले बताऊंगा, आपको एक ब्लॉक डायग्राम गिवन होगा, उस ब्लॉक डायग्राम को आप सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हालांकि आपको पता है किसी ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट किए बिना ही अपन मेसन फॉर्मूले की मदद से ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी ब्लॉक डायग्राम को अपन सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अपन सिग्नल फ्लो ग्राफ में बिना कन्वर्ट किए ही अपन ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं मेसन फॉर्मूले की हेल्प से। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालो, अपन किसी भी ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कैसे करते हैं उसकी बात अपन करने वाले हैं। ये मान लो आपको रेफरेंस इनपुट है, मान लो ये आप रेफरेंस इनपुट हो गया, ये एक एडर हो गया, मान लो ये आपका एक हो गया मान लो ब्लॉक G1, ये आपका एक एडर और हो गया, ये आपका एक ब्लॉक हो गया G2 और ये आपका ओवरऑल आउटपुट मान लो C हो गया। और यहाँ पर एक उधर से फीडबैक आ गया, इस ब्लॉक, ये ब्लॉक H हो गया। और यहाँ पर मान लो आप इस ब्लॉक का एक इनपुट इधर से आ गया, मान लो आप ऐसे सोच लो। मान लो ये आपको एक ब्लॉक डायग्राम प्रोवाइड है और आपको कोई बोले इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करो। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करने से पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ में क्या होता है, नोड होता है और इसके अंदर जितने एडर लगे हुए हैं और जितने टैको पॉइंट है उतने +2, एक इनपुट नोड प्लस एक आउटपुट नोड, उतने उतने नोड की अपन को जरूरत पड़ेगी जब अपन किसी भी ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को बताओ, एक तो ये हो गया टैको पॉइंट, हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल, एक टैको पॉइंट हो गया ये वाला। जितने टैको पॉइंट एंड एडर हैं सबसे पहले उनकी आपको गिनती करनी है। सेकंड, ये अपना एडर हो गया, ये सेकंड नंबर। थर्ड, ये अपना एडर हो गया थर्ड। और फोर, ये अपना टैको पॉइंट हो गया, हुआ या नहीं हुआ? 4 पॉइंट हो गए। फोर तो ये, और एक इनपुट नोड आपको है ना लिखना पड़ेगा और एक आउटपुट नोड आपको लिखना पड़ेगा। तो टोटल कितने नोड की अपन को जरूरत पड़ेगी इस ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए? टोटल 6 नोड की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप कुछ मत करो, आप 6 नोड बना लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब जितने आपके एडर हैं, एडर प्लस जितने आपके टैको पॉइंट है और एक प्लस आपको क्या करना है 2,
2 में से एक इनपुट नोड हो जाएगा, एक आउटपुट नोड हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ एक टेको पॉइंट ये है, एक टेको पॉइंट ये है, और एक एडर ये है, एक एडर ये है। तो 4 नोड तो ये बनेंगे, और एक मेरा आउटपुट नोड बनेगा, और एक इनपुट नोड बनेगा। टोटल कितने बनेंगे नोड? 6 नोड बनेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो, ये अपना कौन सा नोड हो गया? फर्स्ट नोड हो गया। इस नोड का इनपुट क्या है? इस नोड का इनपुट ये आर है। आपको पता है टेको पॉइंट ओनली एक सिंगल इनपुट होता है, मल्टीपल आउटपुट होते हैं। इसका इनपुट क्या? ओनली आर इनपुट है। और इसका आउटपुट कितना है? आउटपुट ये एक इस एडर के अंदर आ रहा है सेकंड वाले, और एक इस थर्ड एडर के अंदर जा रहा है विद गेन G3। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसका कितना हो गया? गेन कितना हो गया? 1 गेन हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो, ये अपना इनपुट नोड है, तो इसको मैंने कितना लिख दिया? आर लिख दिया। ये मेरा आउटपुट नोड है, तो इसको अपन ने क्या लिख दिया? सी लिख दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरा कौन सा हो गया? नोड नंबर 1। ये मेरा हो गया नोड नंबर 2। ये मेरा नोड नंबर 3, और ये मेरा नोड नंबर 4। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये मेरा है नोड नंबर 1। इस पर इनपुट कितने हैं? ओनली 1 इनपुट है, और वो कौन सा है? ये आर वाला, जो विथ गेन कितना है? कुछ कोई ब्लॉक इसके बीच में है ही नहीं, मतलब गेन कितना हो गया? 1 गेन हो गया। तो ये देखो, ये मेरा आर है विथ यूनिटी गेन, ये आ गया इस नोड 1 के पास इनपुट के रूप में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, इससे इससे आउटपुट देखो, ये तो इनपुट ब्रांच हो गई। आउटपुट ब्रांच एक हो गई, नोड 3 के पास जा रही है विथ गेन G3। और ये वाला नेगेटिव साइन को इग्नोर कभी मत करना। यहाँ नेगेटिव है तो अपन का गेन कितना हो जाएगा? -G3 हो जाएगा। एक अपन का जा रहा है ये 1 से 3 पर, विथ गेन कितना हो जाएगा? -G3 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान मेथड है। किसी भी ब्लॉक डायग्राम को अपन सिग्नल फ्लो ग्राफ में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक अपन का आउटपुट, इस नोड 1 का आउटपुट ये हो गया, ये जा रहा है नोड 2 के पास विथ यूनिटी गेन। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये अपन का चला गया नोड 2 के पास विथ यूनिटी गेन। ये मेरा हो गया नोड नंबर 1, ये मेरा नोड नंबर 2, ये मेरा नोड नंबर 3, ये मेरा नोड नंबर 4, और ये मेरा आउटपुट नोड। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपन को फोकस करना है नोड 2 पर। तो देखो, ये मेरा है नोड 2। नोड 2 के पास इनपुट कितना? एक इनपुट ये तो अपन ने काउंट कर लिया। एक इनपुट आ रहा है नोड नंबर 4 से विथ गेन -H। यहाँ पर अगर प्लस होता तो +H गेन हो जाता, माइनस है तो -H गेन हो जाएगा। कहाँ से इनपुट आ रहा है? नोड 4 से इनपुट आ रहा है विथ -H गेन है। कितना है गेन? -H गेन है। तो इस 4 को मैं थोड़ा, ये मेरा नोड 4 हो गया। ये देखो, 4 से इसके पास आ रहा है, किसके पास आ रहा है? इसको मैं हटा रहा हूँ, थोड़ा नोड इधर ऊपर लिख देता हूँ। ये मेरा नोड नंबर 1 है, वहां से 4 से आ रहा है विथ कितना है? गेन कितना हो गया इसका? इसका गेन हो गया -H हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। देखो, नोड 2 के पास एक इनपुट तो ये हो गया जो अपन ने अभी पीछे बना दिया, एक इनपुट ये हो गया, ये भी अपन ने बना दिया, एक आउटपुट ये हो गया। ये वाला आउटपुट कहाँ जा रहे हैं? ये वाला जा रहे हैं नोड 3 के पास विथ G1 गेन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी नोड 2 से नोड 3 के पास जा रहा था आउटपुट, मतलब आउटगोइंग ब्रांच बनानी है आपको, विथ गेन कितना है? G3 है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सॉरी, विथ गेन G1 है, यहाँ पर अपन को G1 बनाना है, विथ गेन G1। ये अपना क्या हो गया? G1 हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन को नोड 3 पे फोकस करना है। ये मेरा हो गया नोड 3। इसका एक इनपुट तो ये है जो अपन ने पीछे बना लिया, एक इनपुट ये है, ये भी अपन ने जब अपन नोड 1 बनाया था तो उसकी टाइम बना दिया। नोड 3 का ओनली अपन को एक आउटपुट बनाना है जो कि G2 गेन के साथ नोड 4 के पास जा रहा है। ये अपन का 3 हो गया, 3 से 4 के पास जा रहे हैं विथ G2 गेन। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। बड़ी आसानी से आप किसी भी ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो। और अपन के पास एक पीछे और बच गया। अब ये मेरा आउटपुट नोड है, आउटपुट नोड 4 से कनेक्टेड है विथ यूनिटी गेन, तो अपन आसानी से बना सकते हैं। ये मेरा आउटपुट नोड 4 से कनेक्ट है विथ यूनिटी गेन। ये मेरा हो गया सिग्नल फ्लो ग्राफ उस
ब्लॉक डायग्राम के इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ ये हो गया और इस सिग्नल फ्लो ग्राफ को अपन आसानी से मेसन फॉर्मूले की मदद से बड़ी आसानी से अपन इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे मेसन फॉर्मूला। आपको पता तो चल गया सिग्नल फ्लो ग्राफ में आपको अगर ब्लॉक डायग्राम दे तो कितने आपको नोड कंसीडर करने पड़ेंगे, टोटल जितने एडर हैं, टेक ऑफ पॉइंट है, उसके अलावा अपन को दो एक्स्ट्रा, एक आउटपुट नोड कनेक्ट एज्यूम करना पड़ेगा और एक इनपुट नोड, यानी जितने एडर हैं, जितने टेको पॉइंट है प्लस 2 को अपन को एज्यूम करके चलना है। तो ये हो गया सिग्नल फ्लो ग्राफ। उस ब्लॉक डायग्राम का इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ ये हो गया और इस सिग्नल फ्लो ग्राफ की मदद से अपन C अपॉन R का रेशियो बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं मेसन फॉर्मूले की हेल्प से। अब देखो, अब ये अपन के हो गए नोड, एक नोड हो गया ये वाला, एक नोड ये, 3, 4, 5 और 6 नोड हो गए। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, C अपॉन R का रेशियो यूज करने के लिए अपन को मेसन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन मेसन का फॉर्मूला पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म का पता होना चाहिए कि इनपुट नोड किससे कहते हैं, आउटपुट नोड किससे कहते हैं, फॉरवर्ड पाथ किससे कहते हैं, लूप किसे कहते हैं, नॉन टचिंग लूप कहते हैं किससे कहते हैं, वो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नोड तो किसको बोलते हैं। नोड एक सिग्नल फ्लो ग्राफ में कोई भी नोड एक वेरिएबल को या फिर एक सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है, बस नोड का मतलब ही है। एक होता है इनपुट नोड, एक होता है आउटपुट नोड। इसके बारे में आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए क्योंकि अपन का मेसन का फॉर्मूला पढ़ेंगे वो ओनली फॉर इनपुट नोड एंड आउटपुट नोड के बीच में ही लागू होता है। ओनली इनपुट नोड एंड आउटपुट नोड के बीच में ही मेसन फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो आपको इनपुट नोड एंड आउटपुट नोड के नोड का आइडिया होना चाहिए। देखो, इनपुट नोड किससे कहते हैं, एक ऐसा नोड जो ओनली फॉर आउटगोइंग ब्रांचेज रखते हैं। क्या आउटगोइंग ब्रांचेज रखते हैं, उस नोड को अपन इनपुट नोड बोलते हैं। यानी उसके पास कोई भी इनकमिंग ब्रांच नहीं होनी चाहिए। अगर इनकमिंग ब्रांच होगी तो वो कभी भी इनपुट नोड नहीं बन सकता। यानी एक ऐसा नोड जिसके पास ओनली आउटगोइंग ब्रांचेज हैं उसको अपन इनपुट नोड बोलते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी एक ऐसा नोड जिसके पास ओनली आउटगोइंग ब्रांचेज हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इनपुट नोड बोलते हैं। और एक ऐसा नोड जिसके पास ओनली फॉर इनकमिंग ब्रांचेज है, आउटगोइंग ब्रांच कोई नहीं है, ओनली फॉर इनकमिंग ब्रांचेज हैं, तो उसको अपन बोलते हैं आउटपुट नोड बोलते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये वाला नोड देखो, इसके पास इनकमिंग भी है और आउटगोइंग ब्रांचेज भी हैं, तो ये ना तो इनपुट नोड बन सकता है ना आउटपुट नोड बन सकता है। ये वाला नोड देखो, इसके पास इनकमिंग भी है आउटगोइंग भी है, तो ये ना तो इनपुट नोड बन सकता है ना आउटपुट नोड बन सकता है। इसके पास भी देखो इनकमिंग ब्रांचेज भी है आउटगोइंग ब्रांचेज भी है, तो ये ना तो इनपुट नोड बन सकता है ना आउटपुट नोड बन सकता है। और अब इसको देखो, इसके पास भी इनकमिंग भी है आउटगोइंग भी है, तो ये भी अपन ना तो इनपुट नोड बन सकता है ना आउटपुट नोड बन सकता है। इस नोड को देखो, इस नोड के पास है तो एक ही ब्रांच लेकिन ओनली इनकमिंग है, यहां से आउटगोइंग कोई नहीं है, तो ये मेरा कौन सा नोड हो जाएगा, इस केस में ये मेरा आउटपुट नोड हो जाएगा। और इस नोड को देखो, इस नोड के पास है तो एक ही ब्रांच लेकिन वो आउटगोइंग है, कोई भी इनकमिंग, इसके पास कोई भी इनकमिंग ब्रांच नहीं है, तो इसको अपन इनपुट नोड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको अपन इनपुट नोड बोल सकते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि अपन किसी भी नोड को आउटपुट नोड बना सकते हैं। इनमें से आपको लगता है कि इस नोड को मेरे को आउटपुट नोड बनाना है, तो बड़ी आसानी से अपन किसी भी नोड को आउटपुट नोड बना सकते हैं। लेकिन कभी भी किसी भी नोड को अपन इनपुट नोड नहीं बना सकते हैं। आउटपुट नोड अपन किसी भी नोड को बना सकते हैं। जैसे आपको कोई कहेगा मेरे को इस नोड को आउटपुट नोड बनाना है, तो अपन बड़ी आसानी से क्या करेंगे, यहां से एक ब्रांच निकाल देंगे विथ यूनिटी गेन। तो अगर मेरा वेरिएबल मान लो p होगा, तो ये वाला ये वाला नोड का वेरिएबल भी तो कितना p ही होगा, बिल्कुल। तो ये नोड हो गया, तो इसको एक यूनिटी गेन से आप एक्सटेंड करके एक दूसरा नोड बना दो। अब ये अपना आउटपुट नोड की तरह काम करेगा। अब ये किसकी तरह काम करेगा, आउटपुट नोड की तरह काम करेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा।
एक सिग्नल फ्लो ग्राफ में कोई भी नोड एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। मान लो ये वाला नोड आपको वेरिएबल क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक वेरिएबल क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपको इस नोड को आउटपुट नोड में कन्वर्ट करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक ब्रांच जोड़ दो विथ यूनिटी गेन, तो ये अपना एक नया नोड बनेगा। वो भी किस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा? क्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब ये मेरा क्यू क्या होया? ये वाला वेरिएबल, ये इस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग ये वाला नोड अब आउटपुट नोड की तरह काम करने लगेगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अपन सिग्नल फ्लो ग्राफ के किसी भी नोड को आउटपुट नोड बड़ी आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो कि यहाँ पर एक यूनिटी गेन लेके इसको इनपुट नोड बना सकते हो। ये अपन कभी नहीं कर सकते। अपन किसी भी नोड को इनपुट नोड नहीं बना सकते हैं, लेकिन अपन किसी भी नोड को आउटपुट नोड बना सकते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इनपुट नोड किसको बोलते हैं? ऐसा नोड जिससे ओनली आउटगोइंग ब्रांचेज ही कनेक्टेड हो, और ऐसा नोड जिसके पास ओनली इनकमिंग ब्रांचेज ही कनेक्टेड हो तो उसको बोलते हैं आउटपुट नोड, और जिसके पास ओनली आउटगोइंग हो उसको बोलते हैं इनपुट नोड। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, मान लो ये कोई आपके पास एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है और ये एक। मान लो ये वाला मेरा नोड एक वेरिएबल x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला नोड x2 वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला नोड x3 वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ x5 पे। मान लो ये इधर से आ रहा है विद गेन 2 आ रहा है, ये आ रहा है विद गेन 3 आ रहा है, ये इधर से निकल रहा है विद गेन 4 निकल रहा है, और विद गेन ये मान लो 5 निकल रहा है। और आपको x5 की इक्वेशन लिखनी है। किसकी इक्वेशन लिखनी है? इस वेरिएबल x5 की इक्वेशन लिखनी है। तो किसी भी नोड की इक्वेशन लिखते हो तो उस नोड से निकलने वाली आउटगोइंग ब्रांचेज उस नोड पे कोई इफेक्ट नहीं डालती है। ओनली इनकमिंग ब्रांच ही उस नोड के वेरिएबल पे इफेक्ट डालती हैं। तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया? x1 विद गेन 2। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? 2x1। ये क्या हो गया? x2 नोड हो गया। ये वाला नोड इसका वेरिएबल क्या है? x2 विथ गेन 3 प्लस 3x2। तो x5 की इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2x1 प्लस 3x2। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। अब ऐसे मत करना, ये आउटगोइंग है तो इधर लिख दे तो -5x4 -4x3, वो नहीं। किसी भी सिग्नल फ्लो ग्राफ में किसी भी नोड की इक्वेशन लिख देते हैं, आपको ओनली फॉर इनकमिंग ब्रांचेज पे ही फोकस करना है, आउटगोइंग ब्रांचेज से कोई मतलब नहीं रहता। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ में किसी भी नोड की इक्वेशन लिखते टाइम आपको ओनली फॉर इनकमिंग ब्रांचेज पे ही फोकस करना है, आउटगोइंग ब्रांचेज से आपको कोई मतलब नहीं है। आई होप ये वाला आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि अपन को सिग्नल फ्लो ग्राफ का कोई भी नोड एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है और उस वेरिएबल की इक्वेशन लिख देते हैं, आपको ओनली फॉर इनकमिंग ब्रांचेस से ही मतलब रहना चाहिए, आउटगोइंग ब्रांचेस से आपको कोई मतलब नहीं रहता है। ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको देखो, मैंने बता दिया इनपुट नोड किससे बोलते हैं, आउटपुट नोड किससे बोलते हैं। अब एक टर्म आता है फॉरवर्ड पाथ। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड पाथ किसे कहते हैं, इसकी बात अपन करने वाले हैं। क्योंकि ये सारे टर्म जब मेसन फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, तो ये सारे टर्म आपको पता होना चाहिए कि इनपुट नोड क्या होता है, आउटपुट नोड किससे बोलते हैं, फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, लूप क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ये मान लो आपका इनपुट नोड है, ये मान लो मैंने ऐसे एक सिग्नल फ्लो ग्राफ एज्यूम कर रहा हूं, ये मान लो आपका एक इनपुट नोड है, ये आपका इनपुट नोड है, और ये आपका आउटपुट नोड है मान लो, और वो आपका इनपुट नोड है। तो देखो, फॉरवर्ड पाथ किसे बोलते हैं? यानी एक ऐसा पाथ जो इनपुट नोड को आउटपुट नोड से कनेक्ट करता है। मैंने सिग्नल फ्लो ग्राफ को ऐसे बनाता हूँ, एक नोड इधर बना दिया मान लो, और एक नोड मैंने इधर बना लिया और इसको हटा दिया। देखो, एक फॉरवर्ड पाथ, मैं अभी ये सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी फॉरवर्ड पाथ किससे बोलते हैं? एक ऐसा पाथ जो इनपुट नोड को आउटपुट नोड से कनेक्ट करता है, लेकिन इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ जाते टाइम
कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए, एक नोड का एक ही बार यूज होना चाहिए। आई होप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यानी एक ऐसा पाथ जो इनपुट नोड को आउटपुट नोड से कनेक्ट करता है, बिना ब्रेक हुए इनपुट नोड को आउटपुट नोड से जोड़ता है, उसको अपन बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ। देखो, इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ जाते समय कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एक आपका ऐसा पाथ बना लिया, ये ये मान लो इसका मैंने ऐसे कुछ ही बना दिया, इसका गेन बना दिया 2 बना दिया, इसका गेन बना दिया 3 बना दिया, इसका गेन 4 बना दिया। तो देखो ये वाला एक फॉरवर्ड पाथ होगा बिल्कुल। देखो ये इनपुट नोड को आउटपुट नोड से कनेक्ट कर रहा है और हर नोड, ये वाला नोड भी एक बार यूज हुआ, ये वाला भी एक बार यूज होगा, ये वाला भी एक बार यूज हुआ और ये वाला भी एक बार ही यूज हुआ। तो एक ऐसा पाथ जो इनपुट नोड को आउटपुट नोड से कनेक्ट करता है और कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए, इसको अपन क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड पाथ। अब देखो, एक मान लो मैंने इधर एक एज्यूम कर लिया नोड, यहां से एक कनेक्ट है मान लो विद गेन 2, यहां से एक कनेक्ट है विद गेन 4। तो देखो एक फॉरवर्ड पाथ तो ये हो गया। जरूरी नहीं कि एक सिग्नल फ्लो ग्राफ में एक ही फॉरवर्ड पाथ हो, एक से ज्यादा भी फॉरवर्ड पाथ हो सकते हैं। जैसे मैंने यहां से यहां आ गया, फिर यहां से यहां आ गया और फिर यहां चला गया, ये वाला पाथ भी तो मेरे इनपुट नोड को आउटपुट नोड से कनेक्ट कर रहा है। तो इस पाथ को भी अपन क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड पाथ ही बोलते हैं। लेकिन एक नोड का एक बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको पता होनी ही चाहिए। अब देखो ये अपना हो गया एक नोड, मान लो ऐसे हो गया, ये मान लो ऐसा कनेक्टेड है कुछ में ऐसे, और इधर से भी मान लो ये कनेक्टेड है। यहाँ पर विद गेन 2 हो गया और इधर अपना कितना हो गया? विद गेन मान लो 3 हो गया। तो अपना एक फॉरवर्ड पाथ अपना कौन सा हो जाएगा? देखो ये और ये भी तो अपना है, ये वाला पाथ भी तो इनपुट नोड को आउटपुट नोड से ही तो कनेक्ट कर रहा है, बिल्कुल कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये भी एक फॉरवर्ड पाथ हो गया। एक फॉरवर्ड पाथ कौन सा हो गया? ये वाला भी तो हो गया, बिल्कुल ये वाला भी अपना एक फॉरवर्ड पाथ हो गया। नहीं, फॉरवर्ड पाथ मतलब एक ऐसा पाथ जो इनपुट नोड को आउटपुट नोड से कनेक्ट कर रहा है और कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार ही यूज होना चाहिए। उसको अपन क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड पाथ बोलते हैं। आई होप फॉरवर्ड पाथ के बारे में आज को आपको आइडिया आ गया होगा। यानी एक ऐसा पाथ जो इनपुट नोड को आउटपुट नोड के साथ कनेक्ट कर रहा है और कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए, एक नोड का एक ही बार यूज होना चाहिए। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बताओ लूप किसे कहते हैं? लूप क्या बोलते हैं? लूप एक ऐसा क्लोज पाथ होता है। क्लोज पाथ मतलब एक ऐसा पाथ होता है जिसका जो स्टार्ट और एंड एक ही नोड पे होता है और यहाँ पर भी आपका कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो एक नोड ये है, एक नोड ये है, मान लो एक नोड ये है और एक नोड ये है। मान लो एक सिग्नल फ्लो ग्राफ है, तो देखो जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वो पाथ, अगर वहीं पे आके क्लोज हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। ये क्या हो गया? एक लूप हो गया। लूप किसको बोलते हैं? लूप इज ए क्लोज पाथ दैट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम नोड। एक ही नोड से स्टार्ट होगा, वहीं पर आके एंड होगा और कोई भी नोड रिपीट नहीं होगा, एक नोड का एक बार ही यूज होगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। आई होप लूप का भी आपको आइडिया आ गया होगा। लूप सिंपली कुछ नहीं होता है, लूप एक क्लोज पाथ होता है। क्लोज पाथ कब बनेगा? जब उसका स्टार्टिंग वाला नोड और एंडिंग वाला नोड एक ही होगा। लूप क्या होता है? क्लोज पाथ होता है। क्लोज पाथ कब बनेगा? जब उसका स्टार्टिंग नोड एंड एंडिंग नोड एक ही होगा, उस टाइम अपना क्या बन जाएगा? लूप बन जाएगा। और लूप में भी कोई भी अपना क्या होना चाहिए? अपना कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी एक नोड का ओनली एक ही बार यूज होना चाहिए। इसको अपन क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। और अभी एक टर्म अपन के पास और बचा है, उसको अपन बोलते हैं नॉन टचिंग लूप। क्या बोलते हैं? नॉन टचिंग लूप्स बोलते हैं। क्या ये इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। नॉन टचिंग लूप किसको बोलते हैं? अगर कोई भी मान लो दो लूप्स हैं, इनका कोई भी कॉमन नोड नहीं है, मान लो एक लूप ये है, एक लूप ये है, इनका कोई भी कॉमन नोड नहीं है, तो उनको बोलते हैं नॉन टचिंग लूप्स।
अगर कॉमन नोड हो गया तो उसको बोल देंगे टचिंग लूप्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फॉरवर्ड पाथ किसको बोलते हैं, इनपुट नोड किसको बोलते हैं, आउटपुट नोड किसको बोलते हैं, नॉन टचिंग लूप्स किसको बोलते हैं और लूप्स किसको बोलते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करेंगे मेसन्स फॉर्मूले की। लेकिन सबसे पहले आपको मेसन्स फॉर्मूला पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, मेसन फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली बिटवीन इनपुट नोड एंड आउटपुट नोड। ओनली इनपुट और आउटपुट नोड के बीच में ही आपका मेसन फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है और अदरवाइज कहीं यूज नहीं होगा। ओनली इनपुट नोड एंड आउटपुट नोड। और आपको ये चीज पता होना चाहिए, अपन किसी भी नोड को आउटपुट नोड बना सकते हैं, किसी भी नोड को, लेकिन उस नोड को अपन किसी भी नोड को इनपुट नोड नहीं बना सकते। एक यूनिटी गेन से अपन एक ब्रांच पास करके किसी भी नोड को आउटपुट नोड आसानी से बना सकते हैं, लेकिन किसी भी नोड को अपन इनपुट नोड नहीं बना सकते हैं। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं मेसन फॉर्मूला। मेसन फॉर्मूला क्या होता है, मेसन फॉर्मूला का यूज क्या है, अपन को कोई सिग्नल फ्लो ग्राफ प्रोवाइड करे और उसकी मदद से अपन उसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मेसन फॉर्मूला का यूज क्या है, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेसन फॉर्मूला का यूज करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और मेसन फॉर्मूले की मदद से अपन ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी बात करते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये आपको किसने फॉर्मूला प्रोवाइड किया है, मेसन ने। ये आपका मेसन का फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसका हर टर्म की वैल्यू आपको पता होने चाहिए कि हर टर्म की वैल्यू क्या है। सबसे पहले आपको n का वैल्यू पता होनी चाहिए। n किसको बोलते हैं, n बोलते हैं नंबर ऑफ फॉरवर्ड पास। किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पास। n किसको बोलते हैं, जितने उस देखो एक सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर एक या एक से ज्यादा फॉरवर्ड पाथ हो सकते हैं। फॉरवर्ड पाथ किसको बोलते हैं, एक ऐसा पाथ जो इनपुट नोड को आउटपुट नोड के साथ कनेक्ट करता है, कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। इनपुट नोड किसको बोलते हैं, एक ऐसा नोड जिसके पास ओनली आउटगोइंग ब्रांचेज हो। आउटपुट नोड किसको बोलते हैं, एक ऐसा नोड जिसके पास ओनली इनकमिंग ब्रांचेज हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, आउटपुट नोड। यहाँ पर n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। अब देखो पी के क्या हो जाएगा, पी के को बोलते हैं गेन ऑफ द kth फॉरवर्ड पाथ। क्या बोलते हैं, गेन ऑफ द kth फॉरवर्ड पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेन ऑफ द kth फॉरवर्ड पाथ। मान लो अपन कोई एक पाथ ऐसे है, ये मान लो इनपुट को आउटपुट के साथ कनेक्ट कर रहा है, ये इनपुट नोड है वो आउटपुट नोड है, ये मेरा मान लो kth फॉरवर्ड पाथ है, इसका गेन 2 है, इस ब्रांच का गेन 3 है, इसका गेन 1 है, ये मेरा मान लो kth पाथ है। तो ओवरऑल गेन कितना हो गया, 2 इंटू 3 6। तो ओवरऑल गेन कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर अगर -1 होता तो ओवरऑल गेन क्या होगा, -6 होगा। गेन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव होगा तो आपको नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव होगा तो आपको पॉजिटिव लेना है। तो ये क्या हो गया, पी के क्या हो गया, गेन ऑफ द kth फॉरवर्ड पाथ। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं डेल्टा की। डेल्टा को बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ द ग्राफ। जो आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ प्रोवाइड किया है उसके उसके क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा होती है। और अपन डेल्टा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी बात करेंगे। इसकी फॉर्मूले से पहले 1 माइनस, यहां पर क्या आएगा, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स। जितने भी लूप बन रहे हैं उनकी गेन का सम। ये यहां पर आपको यूज लेना है सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन। 1 माइनस, फिर क्या आ जाएगा, अल्टरनेट में आपको माइनस और प्लस का यूज करना है। यहां पर आपको यूज करना है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन्स। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन, फिर उसके बाद में प्लस सम ऑफ टू
नॉन टचिंग लूप गेन्स इन ऑल पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल है ना, ऑल पॉसिबल सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन। फिर अगर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस, फिर क्या आ जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, क्या आ जाएगा, अब कितना बन जाएगा 3 नॉन टचिंग लूप गेन्स। जितने भी आपके पॉसिबल हैं उनका आपको 3 नॉन टचिंग लूप गेन का एसओपी लेना है। क्या लेना है, सम ऑफ प्रोडक्ट लेना है। फिर माइनस, फिर क्या आ जाएगा, फिर 4 का आ जाएगा, 5 का आ जाएगा, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन आप अगर क्वेश्चन करने बैठोगे ना तो है ना मैक्सिमम अपन को यही मिलेगा, कहीं एक आध क्वेश्चन में यहाँ तक आप आ सकते हो, लेकिन यहाँ तक आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, 1 माइनस सबसे पहले ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स का क्या करना है, सम करना है। फिर क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल टू क्या नॉन टचिंग लूप्स गेन। फिर एसओपी ऑफ ऑल पॉसिबल, जितने भी उस सिग्नल फ्लो ग्राफ में पॉसिबल हैं, कितने 3 नॉन टचिंग लूप्स गेन। नॉन टचिंग लूप्स किसको बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी कॉमन नोड नहीं हो, उनको बोलते हैं नॉन टचिंग लूप बोलते हैं। उनके उनके गेन्स का क्या होता है, एसओपी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा, और इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ द ग्राफ। अब अपन बात करते हैं डेल्टा के की। डेल्टा के की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका, जैसे अपन डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो की वो है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन हो जाएगी, जो भी अपन का नोड है ना, मान लो यहाँ पर क्या है, kth फॉरवर्ड पाथ को टच करेगा, वो नोड इस डेल्टा के अंदर यूज नहीं होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ आपको इग्नोर करने हैं, कौन से लूप को इग्नोर करते हैं, जो है ना kth पाथ को, इस kth पाथ को टच कर रहे हैं। जो भी लूप इस kth फॉरवर्ड पाथ को टच करेंगे उसको इग्नोर कर देंगे ना अपन, तो अपन के डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा के इक्वल हो जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। डेल्टा के की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा के इक्वल ही होती है। कब, जब अपन इग्नोर करते हैं, कौन से लूप्स को इग्नोर करते हैं, जो kth फॉरवर्ड पाथ को टच करते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और मैं अगर डेल्टा के की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो वो का वो सेम 1 माइनस यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही वो का वो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स गेन। फिर नीचे कंडीशन क्या लेंगे, दैट आर नॉन टचिंग टू kth फॉरवर्ड पाथ। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स गेन दैट आर नॉन टचिंग टू kth फॉरवर्ड पाथ। जो kth फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे हैं लूप्स, उनका जो भी गेन होगा वो इधर आ जाएगा। फिर वही वापस प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल टू नॉन टचिंग लूप्स कैन। फिर नीचे कंडीशन क्या लगाएंगे, दैट आर नॉन टचिंग टू kth फॉरवर्ड पाथ। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया, और वो का वो सेम फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा। मतलब डेल्टा के की वैल्यू डेल्टा के इक्वल ही होती है। इनको फाइंड आउट करने का प्रोसेस एक ही है, लेकिन इसको फाइंड आउट करते हैं ना तो यहाँ पर इग्नोर करना पड़ेगा, कुछ लूप्स को अपन को इग्नोर करना पड़ेगा। जो kth फॉरवर्ड पाथ को, देखो डेल्टा के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, जो आपके kth फॉरवर्ड पाथ को लूप को, जो भी लूप kth फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं उनको आप हटा दो सिग्नल फ्लो ग्राफ से, और फिर आप डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करो, वो आपके डेल्टा के इक्वल होगी। मतलब आप अगर सिग्नल फ्लो ग्राफ से इस kth फॉरवर्ड पाथ को टच करने वाले सारे लूप्स को हटा दो और फिर आप डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो वो डेल्टा के इक्वल हो जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। डेल्टा के की वैल्यू क्या होगी, यानी आप जब सिग्नल फ्लो ग्राफ से उन सारे लूप्स को हटा दोगे जो kth फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं, तब फिर बाद में जो आपको डेल्टा की वैल्यू मिलेगी वो आपके डेल्टा के इक्वल ही मिलेगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये अपन का सिग्नल फ्लो ग्राफ और अपन का मेसन फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए ओनली फॉर इनपुट नोड एंड आउटपुट नोड के बीच में ही वर्क करेगा अपन का मेसन फॉर्मूला, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके सारे टर्म का पता होना चाहिए, एन क्या होता है, पी के क्या होता है, डेल्टा के क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ये सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। ये अगर आपके सेट हो गया तो अपन बड़े आसानी से किसी भी क्वेश्चन को बड़े अपने चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी भी ब्लॉक डायग्राम का मतलब ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो आप इसको बिना सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट किए अपन
डायरेक्ट इसी डायग्राम से अपन उसका आउटपुट और इनपुट का रेशियो मेसन फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन को इधर से ही लूप का आइडिया लग जाता है, इधर से ही अपन को फॉरवर्ड पाथ का आइडिया लग जाता है, इधर से ही अपन को दो नॉन टचिंग लूप्स का आइडिया लग जाता है। तो अपन क्यों इसको बिना फालतू मेसन फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करें। अगर अपन इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, फिर तो अपन को आइडिया लगेगा फॉरवर्ड पाथ का, लूप्स का, नॉन टचिंग लूप्स का, वो अपन को आइडिया इधर से ही लग जाएगा। ये अपन का एक फॉरवर्ड पाथ ये हो जाएगा, एक फॉरवर्ड पाथ ये हो जाएगा, बस ये हो गया अपन के फॉरवर्ड पाथ, और जो भी इसके अंदर लूप बन रहे हैं उसका भी आइडिया इधर से मिल जाएगा। तो अपन क्यों अपन का टाइम खराब करें। अपन इस ग्राफ को, इस ब्लॉक डायग्राम को बिना ग्राफ में कन्वर्ट किए डायरेक्ट मेसन फॉर्मूले की हेल्प से इसका अपन ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको मल्टीपल इनपुट भी देगा, मल्टीपल आउटपुट भी देगा, उसकी भी बात अपन अगले लेक्चर में करेंगे। तो फिर इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।